हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है आतिफ मंटू। मैं प्रेजेंटली असिस्टेंट इंजीनियर इन JKPWD। मैंने JKPSC 2022 क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ मैंने SSC JEE का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया था बैक देन इन 2022। तो आज के वीडियो में हम SSC JEE का ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहले क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन ए फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो ये जो पहला ऑप्शन है इसमें देयर इज नो शेयर कंपोनेंट। सेकंड ऑप्शन इंटरनल डिफॉर्मेशन इज कंसिडरेबल, फ्लूइड एलिमेंट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल एंड शेयर कंपोनेंट्स, फ्रिक्शन और फोर्स इज प्रेजेंट। तो हम जो फ्लूइड की डेफिनेशन बोलते हैं कि फ्लूइड एक ऐसा सबस्टेंस है कि जब भी हम इसको वेरी वेरी स्मॉल शेयर स्ट्रेस देंगे, स्मॉल शेयर स्ट्रेस देंगे तो ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म करेगा। ठीक, तो अगर हम इसी स्टेटमेंट को दूसरे फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे तो हम कहेंगे कि अगर शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होगा तो फ्लूइड जो है ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म नहीं करेगा और कंटिन्यूसली मूव नहीं करेगा। तो हम ये कहेंगे कि देयर इज़ नो शेयर कंपोनेंट व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट। सो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट बनता है। सेकंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। वी नो दैट सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, लेंथ का यूनिट है मीटर। सो न्यूटन पर मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर्स। तो अब ये हमसे परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारे पास दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, एक होता है बॉयलर माउंटिंग्स, दूसरा होता है बॉयलर एसेसरीज। बॉयलर माउंटिंग्स वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं या जो कि हमारे बॉयलर की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में मदद करते हैं। बॉयलर एसेसरीज वो डिवाइसेस होती हैं जो जिनके बगैर जो बॉयलर का फंक्शनिंग है वो पॉसिबल नहीं है नॉर्मली, या अगर हम इनको विदाउट बॉयलर को विदाउट एसेसरीज यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए डिज़ास्ट्रस हो सकता है। सो परफॉर्मेंस के रिलेटेड बॉयलर माउंटिंग्स आता है, राइट। तो इसमें हमारे पास आता है इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर। ऑल दीज डिवाइसेस आर बॉयलर mountings which result in which determine the performance of boiler. फॉर एग्जांपल इकोनोमाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो कि फीड वाटर को हीट अप करता है। तो यही फीड वाटर फिर बॉयलर में चला जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी हीटेड अप होता है तो हमें वहाँ पे फ्यूल कंजप्शन कम होता है इसको डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक, स्टीम के डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक पहुँचाने में। सो हमारा फ्यूल जो है वो बच जाता है, तो कॉन्सिक्वेंटली हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, हमारी परफॉर्मेंस बॉयलर की इंक्रीज़ होती है। सो बॉयलर माउंटिंग इज़ करेक्ट ऑप्शन। द कंप्रेशन रेशो ऑफ CI इंजन इज, CI इंजन का कंप्रेशन रेशो होता है 12:22। ऐसा इंजन का इससे लेस होता है, यानी कि कंप्रेशन रेशो ऑफ CI इज़ मोर देन कंप्रेशन रेशो ऑफ SI। क्योंकि जो CI इंजन है इसमें जो इग्निशन होती है वो बिकॉज ऑफ कंप्रेशन हमको परफॉर्म करनी होती है, और जो SI इंजन होता है उसमें जो इग्निशन होती है वो स्पार्क प्लग के स्पार्क से हम करते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर हमारा जो कंप्रेशन रेशो है वो ज़्यादा ही रखना पड़ता है, और ऐसा इंजन का जो कंप्रेशन रेशो होता है वो अराउंड 12:16 होता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन भी फ्लूइड के रिलेटेड ही है, और इसमें भी हमें जो फ्लूइड का डेफिनेशन है वही यूज़ करना है। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ स्मॉल वेरी स्मॉल शेयर स्ट्रेस। सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देखना है। तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ देखेंगे, फ्लूइड डज नॉट डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर शेयर स्ट्रेस, दिस इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। सो यही इनकरेक्ट होगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसका स्केच बनाता हूँ। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये इसके वेन्स हैं, ये इसका इनलेट है, यहाँ से पानी आता है, और ये इसका एग्जिट है, यानी कि यहाँ की तरफ फिर पानी डिस्चार्ज होता है। तो जो पानी होता है वो एंटर करता है रेडियली, यानी कि फ्रॉम दिस सेंटर इनटू द स्पेस बिटवीन द वेन्स। तो यहाँ ये इस वेन के जो स्पेस है ये वेन्स है ये सभी।
तो इस स्पेस के बीच ये पानी एंटर करता है। बट चूंकि ये जो है ये हमने मोटर के साथ कनेक्ट किया होता है तो ये रोटेट करता है, तो ये पानी भी कंटिन्यूसली रोटेट करके फिर इसका जो हेड है वो इंक्रीज होता है और फिर फाइनली ये राइज होता है। लेकिन यहाँ पर हमें फ्लो पर क्वेश्चन आया है, तो आप देखोगे कि जो पानी है ये एंटर करता है फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स सो पहले हम ये कहेंगे कि ये आउटवर्ड फ्लो है। सो ये तो पहली बात इसमें हो गई सेंट्रीफ्यूगल पंप में। दूसरा ये आता है कि अब क्या ये रेडियल है या टेंजेंशियल है। अगर आप देखोगे ऐसे फ्लो जा रहा है तो हम कहेंगे कि इट्स अ रेडियल फ्लो। सो रेडियल फ्लो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, सो flow is radially outwards in this pump. Question number 7. A fusible plug must be used primarily for safety purposes in which of the following boilers? जो फ्यूजिबल प्लग है पहले मैं आपको इसका काम बताता हूँ कि ये करता क्या है। ये कुछ ऐसा होता है, ये फ्यूजिबल प्लग अंदर ये गन मेटल का या कॉपर एलॉय का बना होता है। जो ये फ्यूजिबल प्लग है, जब हमारे बॉयलर का जो ओवरऑल जो टेम्परेचर है जब वो बहुत राइज होगा तो हमें सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं कि ये बॉयलर कहीं बर्स्ट ना हो जाए, तो हमने ये फ्यूजिबल प्लग यूज़ किया होता है। जब टेम्परेचर एक्सीड होगा तो ये जो इसकी ये वायर है ये कट हो जाती है और जो वाटर है वो एंटर करता है ग्रेट में जहाँ पर कंबस्शन होती है, जहाँ पर फ्यूल को इग्नाइट या कंबस्ट किया जाता है। तो वाटर एंटर्स इनटू द ग्रेट एंड दैट फायर एक्सटिंग्विशेस। दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ फ्यूजिबल प्लग। सो अब ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये फायर ट्यूब बॉयलर्स में यूज़ होगा, क्योंकि हमारे जो सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा रहते हैं वो फायर ट्यूब बॉयलर्स में ही रहते हैं, क्योंकि फायर ट्यूब बॉयलर्स में जो फायर है वो ट्यूब्स के थ्रू फ्लो होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं। The Rankine cycle is an ideal cycle for vapor power plants because ये हम सबको पता है कि जो रैनकाइन साइकिल है ये आइडियल है, बिकॉज हम आइडियली इसमें कंसिडर करते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस हो रही हैं, तभी हमने इसको आइडियल मान के चला है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बाकी पार्ट्स पे अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे, इट डज नॉट अलाउ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये गलत है, क्योंकि जो टर्बाइन है वहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है आइडियल रैनकाइन साइकिल में। स्टीम इज़ नॉट कंडेंस्ड इन द कंडेंसर, ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस बात है। स्टीम तो कंडेंस ही होगी या हीटेड वाटर कंडेंस ही होगा कंडेंसर में। वाटर एंटर्स द पंप एट अनसैचुरेटेड स्टेट, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है, ए कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर टू डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लो। पहली बात यहाँ पर टर्म यूज़ हो रही है कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो में हम कहते हैं कि एक ऐसा फ्लो है जिसमें जो हमारी डेंसिटी है ये चेंज हो रही है, डेंसिटी हमारी चेंज हो रही है। सो अगर हम नॉर्मली कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करेंगे, जो नॉर्मल कंटिन्यूटी इक्वेशन हम टू डी प्लेन में यूज़ होती है, यहाँ पर भी ये टू डायमेंशनल की बात कर रहा है, तो वो होती है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई, दिस इज इक्वल टू जीरो। यू हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, वी हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। लेकिन कंप्रेसिबल फ्लो में दिस इज द इक्वेशन फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो इन टू डायमेंशनल। तो जो कंप्रेसिबल फ्लो है उसमें हमारी डेंसिटी भी चेंज होती है, तो हम डेंसिटी को भी वेलोसिटी के साथ लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी भी वेरिएबल है यहाँ पर, राइट। सो ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन इज नोन एज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो पहला वाला पार्ट है यानी कि कर्ट्स टर्बाइन, ये होता है वेलोसिटी कंपाउंडेड टर्बाइन। उसके बाद जो रिएक्शन टर्बाइन है, मतलब हमें इम्पल्स टर्बाइन पूछा गया है, ऑप्शन रिएक्शन टर्बाइन दे रहा है, सो इट इज़ टोटली रॉन्ग। ये तो कोई नॉन मैकेनिकल वाला भी बताएगा कि ये नहीं आ सकता इसको। इसके बाद डी लेवल टर्बाइन ही सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन होता है। लास्ट में जो टर्बाइन है रेड शो टर्बाइन, इट्स इज ए प्रेशर कंपाउंडेड
टरबाइन ये प्रेशर कंपाउंडेड होता है, और जो जोली टरबाइन होता है अनदर वन जोली टरबाइन, ये भी प्रेशर कंपाउंडेड टरबाइन होता है। हीरोज टरबाइन में 100% डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है, और पैरिसन्स रिएक्शन टरबाइन में 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है। ये कुछ टरबाइन के नाम हैं जो कि आपको एज सच याद रखने हैं, मोस्टली ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोर रिलेवेंट? लैग्रेंजियन अप्रोच में हम फिक्स्ड मास कंसिडर करते हैं, यानी कि पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, और यूलरियन मेथड में हम कंट्रोल वॉल्यूम को यूज़ करते थे, बट यहाँ पर नॉट यूज लिखा है, सो ये भी गलत है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन VCR बेस्ड साइकिल रिजेक्ट्स हीट इन। तो अब मैं यहाँ पर आपको बना के देता हूँ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का थोड़ा बेसिक डायग्राम। तो अगर हम यहाँ पर ये प्रेशर एंथैल्पी कर्व कंसिडर करेंगे, वन टू थ्री फोर, ये कुछ ऐसे चलता है। तो जो प्रेशर एंथैल्पी कर्व है, इसमें यहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पे ये हीट रिजेक्ट करता है। अगर मैं पहला इसमें देखूँ कि 1 to 2 जो है, दिस इज़ ए कंप्रेशन प्रोसेस, और ये आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन हम आइडियली मान के चलते हैं। 2 to 3 जो है, यहाँ पर हम हीट रिजेक्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम कंडेंसर को यूज़ करते हैं। 3 to 4 जो प्रोसेस है, दिस इज़ द थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस में हमारी एंथैल्पी जो है वो सेम रहती है। थ्रोटलिंग एक हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस है। और 4 to 1 जो है, ये एक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हम एब्जॉर्बर या इवापोरेटर यूज़ करते हैं। सो द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन VCRC रेफ्रिजरेंट साइकिल रिजेक्ट हीट, यहाँ पर रिजेक्ट हीट करता है, जो कि कंडेंसर डिवाइस यहाँ पे लगा होता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द टर्बाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो हमारे पास जो टर्बाइन की डेफिनेशन होती है, टर्बाइन एक ऐसा डिवाइस है जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग फ्लूइड को कन्वर्ट करता है रोटेशनल एनर्जी में। यानी कि मैकेनिकल मेंबर कोई शाफ्ट हमारे पास होगा, उसी को रोटेट कर देता है बाय टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम मूविंग फ्लूइड। सो पार्ट सेकंड इसको करेक्ट आएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर यूनिट एग्जिटिंग द कूलिंग टर्बाइन। तो एयर रेफ्रिजरेशन में जो एग्जिट टेम्परेचर होता है कूलिंग टर्बाइन का, वो होता है DART, यानी कि ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर। फैन एंड ब्लोअर्स ऑफ टर्बो मशीन्स ए हायर स्टैटिक प्रेशर विल प्रोवाइल। तो अगर हम इनकी बात करेंगे, पहले हमारे पास फ़ैन आता है, फिर ब्लोअर आता है, फिर कंप्रेसर आता है। तो प्रेशर रेशो की अगर हम बात करेंगे, इसमें 1.1 के अराउंड रहता है, इसमें 1.1 to 2.2 के अराउंड रहता है, कंप्रेसर में मोर देन 2.2 प्रेशर रेशो रहता है। तो हायर स्टैटिक प्रेशर विल प्रिवेल। फैंस और ब्लोअर्स ये छोटी डिवाइसेस होती हैं, तो पहला गलत है। स्पाइरल केसिंग ये भी नहीं होता है। डिलीवर एयर एट हायर डिजायर्ड वेलोसिटी, यही करेक्ट है, क्योंकि फ़ैन हमारे पास जो एयर है ये हायर वेलोसिटी हायर डिजायर्ड वेलोसिटी पे भेज देता है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज वाइटल। स्लिप विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्लो रेट। जो स्लिप है, ये हमारे पास हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द वेन्स, और ये जो इनके बीच की स्पेस है, दिस इज़ द स्पेस बिटवीन टू वेन्स। तो यहाँ पर ये होता है कि जब फ्लो यहाँ से एंटर करता है, तो कंप्रेसर की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है, यहाँ से नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, तो फ्लो जो है ये कुछ ऐसे जाता है। सो दिस वी कॉल एज स्लिप वहाँ पे कंप्रेसर्स में, राइट। और इन अदर वर्ड स्लिप हम ब्रॉड टर्म्स में कह सकते हैं कि ये डिविएशन होता है, कि आइडियल पाथ से फ्लो डिविएट हो रहा है। सो डिस्चार्ज के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। फ्लूइड इज कंसिडर टू हैव फ्रिक्शन वाइल फ्लोइंग इनसाइड द पंप। आइडियली हम फ्रिक्शन को जीरो मान के चल रहे हैं। फ्लूइड मूव्स नॉर्मल टू द ब्लेड। फ्लूइड जब मूव करता है तो फिर ये रोटेट करते सेंट्रीफ्यूगल पंप में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये फिर टेंजेंशियली यहाँ पर रोटेट करके ऐसे निकलता है। अगर ये वेन है तो ऐसे जाएगा। तो नॉर्मल तो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल तभी हम मानते जब ये ऐसे जाता, जब ये इस लाइन को, ये वेन है, इसको परपेंडिकुलर होता। सो लास्ट ऑप्शन, देयर विल बी नो वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एंट्री ऑफ
टू द इम्पेलर, क्योंकि जो इम्पेलर है उसमें जो फ्लूइड है उसको कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं रहता है। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर ए सिंगल स्टेज 4 स्ट्रोक टर्बाइन हमें यहाँ पे निकालना है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। सो डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जो है इट इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय मास इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। सिमिलरली अगर आपको ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालनी होगी तो उसमें आप कहोगे कि वो होगा ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय मास इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पर हमें इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है, तो इंडिकेटेड पावर 15 किलोवाट है, मास इनटू कैलोरीफिक वैल्यू जो है कैलोरीफिक वैल्यू 40,000 किलो जूल्स पर केजी है, मास फ्लो रेट 0.001 kg per second है। तो विल सबस्टिट्यूट द वैल्यूज विल गेट 37.5 एज आंसर। इन एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस में जो हम एज्यूम्पशंस मान के चलते हैं, पहला एज्यूम्पशन यही रहता है कि जो CP गामा जो है ये सभी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। दूसरा हम मान के चलते हैं कि ऑल द प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, राइट। तीसरा हम मान के चलते हैं कि कोई केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं हो रही है जब हीट एडिशन होगा या हीट रिजेक्शन होगा। और चौथा हम ये भी मान के चल रहे हैं कि देयर इज़ नो इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि मैंने पहले भी बताया, राइट। तो ये सभी एज्यूम्पशंस आप एक बार पढ़ के जाना, जो कि आम टेक्स्ट बुक्स में भी होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है दैट्स द ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। देयर आर नो इनटेक एंड एग्जॉस्ट प्रोसेसेस, यानी कि सभी प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है और कोई इनटेक और एग्जॉस्ट प्रोसेस नहीं हो रहा है। व्हाट इज डायलेटेंट? तो डायलेटेंट हम अगर फ्लूइड की वो डायग्राम बनाएंगे जो कि स्टार्टिंग में ही हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये डायलेटेंट है, ये सीडो प्लास्टिक है, ये बिंगम प्लास्टिक और आइडियली प्लास्टिक है, दिस इज रियोपेक्टिक फ्लूइड, और ये हमारे पास थिक्सोट्रोपिक है, यानी कि थिक्सोट्रोपिक आइडियली प्लास्टिक रियोपेक्टिक, राइट। तो जो डायलेटेंट है इट इज़ अ शेयर थिनिंग फ्लूइड। डायलेटेंट हमारे पास जो है इट इज़ अ शेयर थिकनिंग फ्लूइड डायलेटेंट, वाइल सीडो प्लास्टिक जो है सीडो प्लास्टिक शेयर थिनिंग होता है। So second option is the correct one. Next, boilers in the Rankine cycle are used. तो बॉयलर का जो पर्पस रहता है इट इज यूज्ड फॉर द स्टीम जनरेशन। वी आल्सो नो इट फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बॉयलर। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट एडिशन करते हैं। अगर हम रैनकाइन साइकिल की बात करेंगे, सो दीज आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्टीम जनरेशन। Nominal volume generated by the working piston while traveling from one dead center to another dead center। तो ये अगर यहाँ पर मैं पिस्टन सिलेंडर की बात करूँ तो ये इसका सपोज टॉप डेड सेंटर है, दिस इज द बॉटम डेड सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये वॉल्यूम रहता है, यानी कि अगर मैं इसको शेड करूँ तो ये जो वॉल्यूम है दिस इज बेसिकली ये हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम रहता है, यानी कि दिस इज द एक्टिव वॉल्यूम, राइट। बाकी जो क्लियरेंस वॉल्यूम है दिस मच इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, जो कि गैप रहती है यहाँ पर, और टोटल वॉल्यूम हमारे पास होती है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। विच आर द फॉलोइंग इज इन्फ्लुएंशियल टाइप ऑफ फ्लो मीटर? इसको रोटोमीटर आएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड में हमारे पास आउटपुट होता है बट विदाउट एनी इनपुट, सो दिस मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। With respect to the head loss of the flowing fluid, select the most appropriate statement। तो हेड लॉस की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास जो मेजर हेड लॉस आता है जो कि फ्रिक्शन की वजह से होता है मेजर हेड लॉस, और माइनर हेड लॉसेस में हमारे पास सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एक्सपेंशन, राइट, या बेंट की वजह से होता है वो, या फ्रिक्शन की वजह से जो आते हैं वो तो मेजर हेड लॉस में ही आते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है एनर्जी लॉस इज नॉट कॉज्ड बाय एनी चेंज इन वेलोसिटी। जब कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो ऑब्वियसली एनर्जी लॉस होगा, तो पहला गलत है। इंक्रीज इन वेलोसिटी इन अ फ्लो इंड्यूसेस लार्ज स्केल टर्बुलेंस, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो मैं अगर यहाँ पर पाइप भी ड्रा करूँगा जिसमें सडन एक्सपेंशन होगा, या हम रिवर्स फ्लो मानेंगे यानी कि इस सेक्शन से टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो कम हो रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर कुछ एडीज बनेंगे और फ्लो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, तो टर्बुलेंस होगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो एनर्जी लॉस इज नॉट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीज। एनर्जी लॉस होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एडीज, क्योंकि जब यहाँ पे एरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर हमारे एडीज बनेंगे, तो एनर्जी लॉस होगा।
राइट, द पोर्शन ऑफ एनर्जी लॉस विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड एज, ये भी गलत है। अकॉर्डिंग टू द IBR रेगुलेशन, इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस में हमारी कैपेसिटी जो है जब वो मोर देन 5 गैलन्स होगी तो इसमें इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन का बनता है वॉच एंड वार्ड। वाइल लोडिंग एंड मटेरियल अंडरगोज फ्रैक्चर आफ्टर लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहती है, यहाँ पे नहीं आएगा। ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल ये टू ब्रॉड मटेरियल्स होते हैं, इन्हीं के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ब्रिटल मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि फेल होता है, जिसका फ्रैक्चर होता है विदाउट एनी प्रायर वार्निंग। लेकिन अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे तो डक्टाइल मटेरियल में एक लार्ज डिफॉर्मेशन होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन, जो कि हमें दिखता है कि भाई यह मटेरियल डिफॉर्म हो गया, उसके बाद फ्रैक्चर होता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इरेलीवेंट? फ्लूइड डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ shear stress ऑफ इवन वेरी लो मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमें रेलिवेंट स्टेटमेंट बताना है, तो अगेन दिस इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द फ्लूइड, तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास एक क्वांटिटी आती है जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अगर हम वाटर लेंगे सो ऊपर भी वाटर ही आएगा, नीचे भी वाटर है, सो बोथ विल कैंसिल आउट, वी विल गेट द आंसर ऑफ वन। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर? लोअर पेयर में हमारा एरिया कॉन्टैक्ट होता है, तो जो रोलिंग बॉल ऑन द सरफेस होती है उसमें पॉइंट कांटेक्ट ही आइडियली होता है, सो वही एक हायर पेयर बनता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। बाकी सभी में एरिया कांटेक्ट होता है, सो बाकी सभी लोअर पेयर्स ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एज अ नेम स्पीक्स रिजिड लिंक में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे क्वेश्चन आया है। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है ये पेलेटियर इफेक्ट पे वर्क करता है, राइट, यानी कि इसमें हम जो हमारा वोल्टेज चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि टेम्परेचर चेंज में, यानी कि वोल्टेज चेंज करने से हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ला रहे हैं। ये स्मॉलर डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये यूज़ होता है। सो इसमें ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आएगा, यानी कि लो वोल्टेज डीसी इनपुट। नेक्स्ट, यहाँ पर फ्लेम के रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि वेल्डिंग से आया है। तो हमारे पास तीन तरह की फ्लेम होती है, कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल। कार्बोराइजिंग में हमारा जो फ्यूल रहता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग में हमारे पास जो फ्यूल होता है वो कम होता है, यानी ऑक्सीजन मोर होता है। न्यूट्रल में दोनों का रेशो वन ही रहता है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फ्लो ऑफ एस्टाइलिन, क्योंकि फ्यूल हम एस्टाइलिन यूज़ करते हैं इसमें, ये वेल्डिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो इसलिए इसको एस्टाइलिन ही आएगा। At sea level, the atmospheric pressure is 101.32 kilopascals, that is 1 bar. The fourth stage of expansion in the ignition process is burning off on the expansion stroke, पहला option. Which of the following is best thixotropic example of thixotropic fluid? तो thixotropic fluid में हमारी print rank आती है। Next, 1 ton of refrigeration जो होता है दिस इज इक्वल टू 3.51 किलोवाट और 210 किलो जूल्स पर मिनट। लिथियम ब्रोमाइड, हमारे पास जो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसमें हम LIBR एंड वाटर यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हम अमोनिया वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अमोनिया वाटर में हमारे पास जो अमोनिया रहता है दिस इज़ द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो बहुत ही कम होता है वाटर से, राइट। और LIBR में हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट होता है वो वाटर होता है, और LIBR हमारे पास एब्जॉर्बेंट होता है, राइट। सो बोथ LIBR वाटर और अमोनिया वाटर आर यूज्ड इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि एक लो ग्रेड एनर्जी पे वर्क करता है। मेंबर ऑफ लेंथ 200 mm एंड डायमीटर 25 is subject to tensile load of Utah, tensile load of 20 kilonewton. The final length of the member is found to be 220. The percentage increase in the length of member is, percentage increase हमें निकालना है, so that is called delta L divided by L initial. So change in length जो रहेगा हमारे पास, that is 220 minus 200 divided by 200, so 10% आएगा। An appurtenance whose length generally does not exceed 3 times of its diameter, this is the mouthpiece. Next,
विच रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज ड्रिवन बाय लो ग्रेड एनर्जी, पहले भी बोल चुका हूँ, इसमें एक्चुअली वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही आता, बट यहाँ पर जो गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन है वो बेल कॉलमैन पे वर्क करता है हाई ग्रेड एनर्जी पे। थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन अगेन वोल्टेज पे वर्क करता है, तो वो भी हाई ग्रेड एनर्जी है। वोटेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम बर्नौली इक्वेशन पे वर्क करता है, तो वो भी काइंड ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी ही है। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। What is the radiant heating in context of boilers? This is the heating carried out by the radiation effect. Option A is correct. When water is about to vaporize, it is called a saturated liquid. Which is the fuel? Which is the practical fluid for Rankine cycle? ये water ही होगा. Next. Heat and work are both. These are basically path functions. ये path पे depend करते हैं. This does not depend upon initial or final conditions, but rather the path followed. Why do engines need to be cooled? इसमें ऐसा इंजन्स की अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली, तो उनमें जो नॉकिंग होगा वो उसको अवॉइड करने के लिए हम इंजन्स को कूल करते हैं। That is the ability of the steel to resist the reversal resist stresses that are reversal in nature. Stresses that are reversal in nature means stresses which are changing their direction. Rather they change their direction and become opposite to each other. So इन stresses को हम इस type of strength को हम fatigue strength बोलते हैं। Impact strength में एक load जो है वो impact करेगा किसी substance पे। Toughness is the ability to store energy. Hardness is ability to resist indentation or crack, जिसमें Brinell hardness number, Vickers hardness number और Rockwell hardness number हम यूज़ करते हैं। Which of the following is not the water tube boiler? इसमें Cornish boiler आएगा। Next. इंटरकूलिंग इन मल्टी स्टेज कंप्रेशन। इंटरकूलिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी यूज़ करता है, क्योंकि जो इंटरकूलिंग है ये टेम्परेचर ऑफ द गैस को कम करता है, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्लोजर टू ईच अदर आते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। सेकंड, जो वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर है वो भी रिड्यूस होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। इसके और भी एक दो फ़ायदे हैं, बट इस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ पहला वाला मैच हो रहा है, सो विल गो फॉर दैट। So, with respect to the reaction turbines, which of the following statements is relevant? रिएक्शन टर्बाइन्स में हमारे पास जो गाइड ब्लेड्स होती है वही एक तो फ्लो को शंट आउट भी कर सकती है, या फिर फ्लूइड को एट ए डिजायर्ड एंगल टू द मूविंग वेन पे भी ला सकती है, या हम कह सकते हैं कि गवर्निंग जो होगी रिएक्शन टर्बाइन की, इट इज़ डन बाय द पोजिशन ऑफ गाइड वेन, right? Which of the following is incorrect with respect to the water tube boilers? They cannot handle the high steam pressure. अगर हम देखेंगे पहले फायर ट्यूब बॉयलर आया था, फिर उसके बाद वाटर ट्यूब बॉयलर आया था, फिर ड्रमलेस बॉयलर आया था। तो फायर ट्यूब बॉयलर्स में फायर हमारा ट्यूब्स में चलता था, तो ये सेफ्टी कंसर्न ड्रा कर रहा था, तो इसलिए हम इसमें हाई प्रेशर यूज़ नहीं कर सकते थे। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे ऑनवर्ड्स चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।